If you have any doubt or any question or something to add, then you can say. Okay, then. So let us start now. So we were at this point, and we left the lecture with Malus law. Okay. So what is Malus law? I hope you all are aware of that. So what is Malus law? So हमने पहले डिस्कस किया था about dichroism, that there are certain dichroic materials which can pass a polar light through them. एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, खुशी बता। सर एक बार वो ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, देखो, सपोज हमारे पास एक कार है, और होता ये है कि सामने से जब कोई दूसरी कार आती है इन द नाइट, तो उसकी हेडलाइट्स से हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें अपनी हेडलाइट्स, हमारी खुद की हेडलाइट ने जो रोड को ग्लो किया, वो ना दिखाई दे के हमें सामने वाली हेडलाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है रोड को देखने में। ठीक है, इसे रिमूव करने का एक तरीका सुझाया इसने, पोलराइजर ने। तो क्या हुआ कि हर एक गाड़ी, हर एक कार के हेडलाइट और विंडस्क्रीन, इन दोनों पर पोलराइड कोट कर देते हैं, और इस तरह से कोट करते हैं कि उसका ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो विंडस्क्रीन पर भी इसी तरह का पोलराइड है। यहाँ पर सामने जो हेडलाइट होगी किसी व्हीकल की, उसमें भी वैसा ही पोलराइड है। अब क्या होगा जब इस पूरे व्हीकल को घुमा दिया जाए, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए। ठीक, तो जब ये सामने हम जिस कार में हम बैठे हैं उसमें तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रांसमिशन एक्सिस है। जब इसे ठीक रोटेट कर देंगे, या फिर एक दूसरी कार इसी तरह की ठीक ऐसी ही कार जिसमें भी पोलराइजर हैं वो सामने से आ रही होगी, तो क्या होगा, ये सब कुछ रोटेट हो जाएगा, और उसकी हेडलाइट पर जो पोलराइड लगा होगा वो ऐसा लगा होगा कि उसका ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे मूव कर दिया, रोटेट कर दिया। ये बात क्लियर है? ऐसा होगा? यस सर। हाँ, तो अब हुआ क्या, इस हेडलाइट में से जो भी लाइट निकली, उस बल्ब में से जो भी लाइट निकली, इस पोलराइड से होकर थ्रू हुई, और जब इस पोलराइड से होकर थ्रू होगी तो वो अब जो सामने लाइट आएगी वो अब पोलराइज लाइट हो जाएगी, और ऐसी पोलराइज लाइट होगी जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस 45 डिग्री इंक्लाइंड होंगे वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज। और हमारे पास विंड स्क्रीन पे पहले से पोलराइज लगा हुआ है, और वो कैसा है कि वो केवल 45 डिग्री वर्टिकल से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक वेक्टर को अपने में से पास थ्रू होने देगा, बाकी को नहीं। हाँ, इससे अपने से ठीक 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा वर्टिकल से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, उन्हें अपने में से पास थ्रू नहीं होने देगा। तो ये जो इस हेडलाइट में से पोलराइज लाइट आई, वो जब इस विंडस्क्रीन पर पड़ेगी और हमारे आंखों तक आने की कोशिश करेगी, तो ये पोलराइजर उसे ब्लॉक कर देगा, तो ये हेडलाइट वाली लाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी, और इससे हमें सामने जो दिखाई देगा, हमारे पास केवल वो लाइट आ रही होगी जो हमारी खुद की हेडलाइट से डिफरेंट रिफ्लेक्शन के थ्रू द्वारा वापस पहुंची, मतलब हमें रोड दिखाई देगी। तो ये जो यहाँ से लाइट आकर हमारी आंखों में प्रॉब्लम कर रही थी, हमें कुछ देखने नहीं दे रही थी, तो वो अब हमें प्रॉब्लम नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके सर। तो यस बस सर। ये आइडिया था इसका। अच्छा, और बताओ, और कुछ हो इसमें? इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा था, और वायर ग्रिड पोलराइजर, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डाइक्रोइज्म, ये सब पढ़े थे। सर एयरक्राफ्ट वाला भी बता दीजिए। एयरक्राफ्ट, देखो एयरक्राफ्ट में, अच्छा हम बात करते हैं किसी भी विंडो की बात करते हैं। सपोज ट्रेन की विंडो है या फिर किसी कार की ही विंडो है। ठीक, जब हमें बाहर देखना है तो हम क्या करेंगे, या फिर बाहर, हाँ बाहर अगर हमें अपनी ही आंखों की लेवल पर देखना है तब तो ठीक है,
कोई भी सिंपल कांच लगा हुआ है, सामने देख लिया, ठीक है। या फिर लाइट को हमें वहां से बाहर से आने वाली लाइट को अगर हमें वो कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, वो जो विंडो है, विंडो के विंडो पे कुछ लगा देंगे सिंपली, ठीक है। और वो विंडो एयर टाइट नहीं होती जनरली, ठीक है। जनरली जो विंडोज होती हैं वो एयर टाइट नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट में हमें विंडो लगानी है, साथ ही साथ उसमें अंधेरा भी ज़्यादा नहीं करना है, और हमारे पास ये इंडिपेंडेंस नहीं है कि उस विंडो को हम ओपन कर सकें अपनी मर्जी से, ठीक है। ओपन करने का मतलब उसे इस तरह से ओपन कर सकें कि अंदर से बाहर हवा जा सके। क्यों? क्योंकि जब वो एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा तो वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा, और एयर प्रेशर कम होने से अंदर की सारी सारी एयर बाहर निकल जाएगी और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सारी नहीं, मतलब काफ़ी कम हो जाएगी, अंदर भी प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो प्रेशर सेम रहे इसलिए हमें उसे एयर टाइट करना पड़ेगा। और उसमें जो विंडोज़ लगेंगी, जनरली वो विंडोज़ इस तरह से लगाई जाती हैं कि वो एयर टाइट हों, और साथ ही साथ उसमें से आने वाली इंटेंसिटी को विदाउट कर्टेन हम कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए अगेन हम 2 पोलराइजर लगाते हैं, ठीक। और उनमें से एक पोलराइजर होता है जो एयर टाइट होता है, फिक्स होता है, और दूसरा वाला पोलराइजर जो अंदर की तरफ होता है वो रोटेटेबल होता है, हम रोटेट कर सकते हैं। और उनकी एक कुछ फिक्स ट्रांसमिशन एक्सिस होती हैं, ठीक। तो जब हमें विंडो को ऑफ करना होगा तो अंदर वाले पोलराइजर को इतना रोटेट करेंगे, अंदर वाले ग्लास को इतना रोटेट करेंगे जिससे कि ट्रांसमिशन एक्सिस उन दोनों पोलराइजर्स की एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए। अगर परपेंडिकुलर हुई तो हर तरह की इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस को ये दोनों पोलराइजर्स रोक देंगे और अंदर डार्कनेस हो जाएगी। और जैसे हमें बाहर देखना होगा, अंदर वाले पोलराइजर को रोटेट करेंगे, और इतना रोटेट करेंगे जिससे कि जितनी भी लाइट की रिक्वायरमेंट है हमें, उतनी लाइट आ जाए और हम बाहर देख सकें, ठीक। तो ये होता है हाँ एयरक्राफ्ट्स में। मुझे पता नहीं रियली होता है या नहीं होता है, हाँ मुझे तो नहीं मिला, खैर। हाँ, मुझे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि रियली होता है, या हो सकता है पहले होता हो, अभी तो शायद नहीं होता, ठीक है। होता भी होगा, ठीक है। तो ये जो आइडिया था ये एयरक्राफ्ट की विंडोज के लिए आइडिया था, यूजिंग पोलराइजर, ठीक है। यस सर। और किसी का कुछ हो, कोई क्वेश्चन हो? चलो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने देखा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसके उसके अलोंग जो भी इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस हैं उन्हें ये मटेरियल पास थ्रू होने देता है और उसके परपेंडिकुलर वाले वाइब्रेशंस को रोक देता है। लेकिन अगेन इलेक्ट्रिक वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक। अगर ये वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स किसी भी डायरेक्शन में होंगे। तो अगर ऐसा है तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर जो ना तो ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग है ना उसके परपेंडिकुलर है, उन दोनों के इंटरमीडिएट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, उसके कुछ कंपोनेंट्स, उसका कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के ही वो जो ट्रांसमिशन एक्सिस की ही वाइब्रेशन डायरेक्शन में हो, और एक कंपोनेंट ऐसा पॉसिबल है जो उसके परपेंडिकुलर हो। अगर वो इलेक्ट्रिक वेक्टर ट्रांसमिशन एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो दैट ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा विल बी अलोंग द ट्रांसमिशन एक्सिस डायरेक्शन, और ये कंपोनेंट पास थ्रू हो सकता है आराम से। और दैट ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा ये ऑर्थोगोनल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब वो पास नहीं हो पाएगा। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर भी जो एग्जैक्टली ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है, वो भी उसका भी कुछ कंपोनेंट पास थ्रू होगा। तो अगर एक ऐसी पोलराइज लाइट रे किसी पोलराइजर पर इंसिडेंट हो रही है जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस उस पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हैं, तो उसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा पास थ्रू हो सकता है। सपोज ये पोलराइज्ड लाइट थी जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर वर्टिकल थे एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने एक ऐसा पोलराइजर रखा था जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल था। उसके ठीक सामने एक दूसरा पोलराइजर रखा, डाइक्रोइक मटेरियल रखा, जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस इसी वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता था। तो इन दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस आपस में थीटा एंगल बनाते हैं, या फिर इस इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस और ये ट्रांसमिशन एक्सिस आपस में थीटा एंगल बनाते हैं। तो कितना पास थ्रू करेगा? क्या ये रोक देगा पूरा? नो, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है तो रोकेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ट्रांसमिशन एक्सिस के ही अलोंग आ रहा है, वो पास थ्रू हो जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है वो डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा ई नॉट कॉस थीटा, अगर ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंटिंग पोलराइज लाइट रे। ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड जो यहाँ से पास होगा वो होगा ई नॉट कॉस थीटा, और इंटेंसिटी कितनी पास होगी, अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है, आई नॉट इज ई नॉट स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी द स्क्वायर ऑफ ई नॉट कॉस थीटा और ई आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इंटेंसिटी पास थ्रू होगी। सो लॉ सेज दैट इफ द एंगल between the transmission axis and the direction of electric vectors is theta, if the angle between this transmission axis and electric vector is theta, then the intensity transmitted through the polarizer is I naught cos square theta, or the intensity is directly proportional to the square of cos theta. ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाते जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा कॉस थीटा 0 हो जाएगा और कोई इंटेंसिटी पास नहीं होगी, जब ये एंगल 0 होगा तो कॉस थीटा 1 होगा और जितनी भी इंटेंसिटी इंसिडेंट होगी वही पास थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था और मुझे लगता है 10+2 में तुमने पढ़ा भी था, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेलस लॉ से, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, द नेक्स्ट मेथड ऑफ पोलराइजिंग ए लाइट, एंड दैट इज द डबल रिफ्रैक्शन, एंड डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना इज आल्सो नोन एज बायरफ्रिंजेंस। ठीक है, नेचर में कुछ सर्टेन तरह के मटेरियल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो डबल रिफ्रैक्शन शो करते हैं। डबल रिफ्रैक्शन, सिंपली रिफ्रैक्शन का मतलब तो ये है कि लाइट जब आएगी उन पे इंसिडेंट होगी तो उनके अंदर पहुंच जाएगी, उनका मीडियम चेंज होगा, लेकिन डबल रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट जब इन पर इंसिडेंट होकर इनके अंदर थ्रू करेगी तब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक, और वो दोनों पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग जा रहे होंगे। इंडिपेंडेंट इन द सेंस दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे, और इसलिए अगर इन क्रिस्टल्स के थ्रू होकर हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करें तो वो सिंगल दिखाई नहीं देगा, जैसे हमें सिंपली ग्लास के थ्रू दिखाई दे जाता है, वो हमें डबल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से होकर जो लाइट इसमें एंटर किया, जिस लाइट ने, उसका एक पार्ट तो सीधा आ गया, एक पार्ट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर आया, दो डबल टाइम्स रिफ्लेक्शन हुए, और वो दोनों हमारी आंखों में आए। ठीक है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, इवन आइस क्यूब, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो ठीक है, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं और इनमें से किसी एक क्रिस्टलाइन मटेरियल को हम स्टडी भी करेंगे आगे, और इनसे पोलराइज कैसे करें इसकी बात भी करेंगे। तो होता ये है कि वो उनसे फायदा क्या है, तो होता ये है कि एक लाइट रे जो कि अनपोलराइज थी, जैसे ही इसमें एंटर करती है यहाँ से, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंटली पोलराइज्ड होते हैं, फुल्ली पोलराइज्ड होते हैं। इनमें रिलेशन ये होता है कि इन दोनों की पोलराइजेशन डायरेक्शंस, जिन डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो वाली डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, एक अगर वर्टिकल है तो दूसरे की हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसा तो नहीं किसी को भरोसा ना हो रहा हो? सर एक बार रिपीट करना है। देखो, कुछ सर्टेन टाइप के मटेरियल नेचर में ऐसे होते हैं जिनमें से अगर कोई लाइट रे पास होती है जिनमें, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और वो दोनों पार्ट पोलराइज्ड होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जब उन मटेरियल्स के से थ्रू होकर हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस दिखाई देती हैं। अगर मान लेते हैं वाल पर हमने एक सिंपल छोटा सा एक डॉट मार्क कर दिया, और उस मटेरियल में से, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल लिया, उसमें से होकर उस डॉट को देख रहे हैं, तो हमें सिंगल डॉट दिखाई नहीं देगा, हमें दो डॉट दिखाई देंगे। वो दो इसलिए क्योंकि उस डॉट में से होकर जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए, वो जैसे ही उस क्रिस्टल में से पास होती है तो वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और दोनों पार्ट्स हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, और दोनों से हमें दो इमेजेस दिखाई देती हैं। बस ये फिनोमेना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन और बायरफिंजेंस। और वो जो मटेरियल हैं जो ऐसा फिनोमेना शो करते हैं उन्हें हम डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स बोलते हैं, या फिर बायरफ्रिंजेंट मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स और बायरफ्रिंजेंट मटेरियल्स। ठीक है, और ये जो दो डिफरेंट लाइट्स होती हैं, ये दोनों लाइट रेज फुली पोलराइज्ड होती हैं, और इन दोनों के
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एक का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, दूसरे का वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है, और जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो दूसरे का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी होती है, तो जब ग्लास में से हम किसी डॉट को देखते हैं और ग्लास को रोटेट करने लगे तो क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज जहाँ है वहीं रहेगी। लेकिन ये क्रिस्टल्स ऐसे हैं जिनमें से अगर किसी डॉट को मूव देख रहे हैं तो एक तो डबल भी दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उन मटेरियल्स को अगर रोटेट कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक इमेज, दो इमेज थी, दो में से एक इमेज तो जहां थी वहीं रहती है, दूसरी वाली इमेज उस पहली वाली इमेज के चारों तरफ मूव करती है। ऐसा लगता है एक इमेज रोटेट कर रही है, चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। अभी हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, पोलराइज कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे कि ये मटेरियल्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दो रेज हैं इनकी एक कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये कि हमें दो इमेजेस दिखाई दी थी, उनमें से एक तो जहाँ थी वहीं है, मतलब वो तो प्रॉपर्टी वैसी है जैसी ग्लास के साथ हुआ करती थी, हाँ। मतलब द वन ऑफ दोज टू रेज इज सिंपली ऑर्डिनरी रे। ऑर्डिनरी का मतलब दैट फॉलोज द स्नेल्स लॉ और सिंपली द लॉज ऑफ लाइट। जो अब तक हमने लाइट के लॉज पढ़े वैसी होती है वो भी। लेकिन जो दूसरी वाली रे होती है जिसके थ्रू हमें जो भी इमेज दिखाई दे रही है वो रोटेट कर रही है ग्लास, वो मटेरियल को रोटेट करने पर, वो स्पेशल होती है। वो ऐसी कि उसकी वो स्नेल लॉ को फॉलो नहीं करती पहले तो, ठीक। स्नेल लॉ को फॉलो इस सेंस में नहीं करती कि उसकी स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, उस मटेरियल में होकर किस डायरेक्शन में वो लाइट रे जा रही है इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड क्या है या फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। अगर किसी एक डायरेक्शन में से मूव करा रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, दूसरी में से कराने लगेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन ऑफ दोज टू रेज इज फंक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो मटेरियल किसी एक रे के लिए आइसोट्रोपिक होता है और दूसरी वाली रे के लिए एनाइसोट्रोपिक होता है, ठीक। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें कोई भी फिनोमिना डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, और एनाइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनमें कोई फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो दो रेज, टू डबल रेज बनी, एक सिंगल लाइट रे, सिंगल अनपोलर लाइट रे के से दो पोलराइज लाइट रेज बनी, उनमें से कोई एक लाइट रे स्नेल लॉ को फॉलो कर दी है या फिर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन दूसरी वाली जो लाइट रे होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है और द मटेरियल इज एनाइसोट्रोपिक फॉर दैट रे, ठीक है। और इसलिए इन दोनों रेज को अलग अलग नेम दिए गए हैं। उनमें से पहली वाली रे जो जिसके लिए मटेरियल आइसोट्रोपिक है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रे या फिर सिंपली ओ रे, ऑर्डिनरी रे। और दूसरी वाली जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, ठीक, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और सिंपली ई रे, ठीक है। तो हम ओ रे और ई रे इनसे रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों रेज को, और इन दोनों के प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ऑर्डिनरी रे का वाइब्रेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे का वाइब्रेशन इसी प्लेन में ही होगा सिंपली, ठीक है। दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज। अभी और भी कुछ हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, कुछ समझ ना आया हो। हाँ, भरोसा तो करना ही पड़ेगा कि हाँ ऐसा मटेरियल होता है, क्योंकि अभी तक देखा तो नहीं होगा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर इसमें दोनों रेस की कोई स्पीड में भी डिफरेंस होगा? हाँ बिल्कुल, जब इस मटेरियल के अंदर होते हैं तो दोनों की स्पीड्स में अंतर होता है, और स्पीड में अंतर इसी बात से डिसाइड हो जाता है कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग होते हैं। जब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस अलग अलग होते हैं इसीलिए ये दोनों रेज अलग अलग होती हैं। अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम हो जाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। हाँ, साथ ही साथ एक चीज और इससे याद आई तुम्हारे क्वेश्चन से कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी जरूर होती है इनमें जिसके अलोंग जब ये लाइट रे मूव करे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की वेलोसिटी, स्पीड ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड के बराबर ही हो। मतलब उस डायरेक्शन में अगर हम इसे इंसिडेंट कराएंगे लाइट रे को तो ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, ठीक। लेकिन केवल एक ही ऐसी डायरेक्शन होती है
उसके अलावा चाहे किसी डायरेक्शन में मूव करा दें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड अलग होगी, ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड अलग होगी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड होंगी, नॉर्मली पोलराइज्ड होंगी। दैट डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिक एक्सिस। जिस तरह से वहां ट्रांसमिशन एक्सिस थी, तो डिफरेंस ये है कि ट्रांसमिशन एक्सिस वो एक्सिस थी जिसमें जिसके अलोंग वाइब्रेशंस बने रहते थे, थ्रू होता था, लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी वो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस ऐसी है, ऑप्टिक एक्सिस वो डायरेक्शन है जिसके अलोंग अगर कोई लाइट रे इन क्रिस्टल्स में से प्रोपगेट होती है तो वो ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में स्प्लिट नहीं होती, और अगर स्प्लिट नहीं होती तो पोलराइज भी नहीं होती, ठीक। लेकिन ये सारा फिनोमेना तभी है जब तक ये अंदर हैं इस मटेरियल के, जब ये बाहर निकलेंगे तो दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब तो एयर आ गई ना, तो एयर के अंदर जैसे पहली वाली लाइट रे मूव कर रही थी उसी स्पीड से ये भी मूव करेंगे, बस डिफरेंस ये होगा कि अब दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और अगर पैरेलल हो गए तो दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक साथ आगे बढ़ने का मतलब है अब लाइट रे पोलराइज्ड नहीं होगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एक साथ आगे बढ़ रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्वर को एक साथ ही दिखाई देंगे और वो पोलराइज नहीं होगी लाइट रे। तो पोलराइजेशन यहीं पर होगा। ई रे और ओ रे बेशक यहाँ बाहर लिखे हुए हैं, ई रे और ओ रे का एग्जिस्टेंस उस मटेरियल के अंदर ही है, बाहर नहीं, ठीक। बाहर तो सिंपल जो ये वाली लाइट रे थी वैसी ही लाइट रे है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ पोलराइज करने के लिए या तो हमें इस ऑर्डिनरी लाइट रे को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे, ठीक है। सर ये फिक्स होगा कि मतलब ऑर्डिनरी रे जो है वो परपेंडिकुलर होगी और हाँ एक्स्ट्रा बिल्कुल बिल्कुल, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये तो फिक्स है। हाँ, इनकी डायरेक्शंस जो परपेंडिकुलर आपस में है वो होंगी कौन कौन सी, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। कुछ और भी है जिससे डिसाइड होता है कि ये जो परपेंडिकुलर हैं ये हैं कौन कौन सी डायरेक्शंस, ये अभी डिसाइड करना बाकी है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और बताओ, क्लियर है? चलो, तो अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्वेश्चन राइज हो तो पूछ लेना तभी। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की, और हमें पता है कि दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट रे की वेलोसिटी उस मेटल के अंदर सिंपली यही फॉर्मूला C/n इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी वेलोसिटी को, ठीक है। वेयर n नॉट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट रे इन दैट मटेरियल, बायरफिंजेंट मटेरियल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड को इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है वेयर NE एंड NO आर द कोफिशिएंट, फिक्स कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। एंड थीटा इज सम डायरेक्शन, ठीक। थीटा कौन सी डायरेक्शन है? थीटा ऑप्टिक एक्सिस से डायरेक्शन है। ऑप्टिक एक्सिस से अगर डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट रे की 0 एंगल हुआ, सेम डायरेक्शन हुई, तो ये गायब हो जाएगा, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। अगर इस पॉइंट से ऑरिजिनेट कराते हैं और ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में चलते हैं, चाहे इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, अगर ये ऑप्टिक एक्सिस वर्टिकल है तो दोनों सेम टाइम में सेम पोजीशन पॉइंट तक ही पहुंचेंगे क्योंकि स्पीड सेम है। तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे जहां तक एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंच पाएंगे, ठीक। और अगर इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं, तो अगर यहां से स्टार्ट करके अनपोलर लाइट रे को ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, C/NE ये स्पीड होगी, दैट विल बी मैक्सिमम डिफरेंस। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे और ऑर्डिनरी लाइट रे डिफरेंट पोजीशंस तक रीच कर पाएंगे, ठीक है। और अगर अब इसमें दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन वो है कि ऑर्डिनरी लाइट रे ज्यादा तेज चले, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑर्डिनरी लाइट रे धीमे चले विद कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे। तो जब ऑप्टिक एक्सिस की ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं दोनों लाइट रेज को, तो स्पीड जब सेम होती है तो एक ही पोजीशन पे पहुंचते हैं। जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती जाती है दोनों में स्पीड डिफरेंस बढ़ता जाता है, और 90 डिग्री तक पहुंचते हैं तो स्पीड का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, और ज्यादा आगे बढ़ते रहते हैं पाई एंगल के लिए, तो स्पीड दोबारा सेम हो जाती है। तो इस तरह से अगर सारी डायरेक्शंस में मूव कराते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे और ऑर्डिनरी लाइट रे किस किस पोजीशन पे पहुंची, उन पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ करें, तो ऑर्डिनरी लाइट रे का जो लोकस होगा
वो तो डेफिनेटली एक सर्कल आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक डायरेक्शन में ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के साथ क्या है कि ऑप्टिक एक्सिस में तो कोई स्पीड है जो कि ऑर्डिनरी लाइट रे के बराबर है, लेकिन अदर डायरेक्शंस में स्पीड चेंज हो रही है। हो सकता है वो स्पीड कम हो रही हो हर एक डायरेक्शन में, ऐसा भी पॉसिबल था कि बढ़ जाए। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए अगर हम उन लोकस को ड्रॉ करते हैं वो एलिप्स बनता है, और ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए वो लोकस सर्कल बनता है। ये बात क्लियर है? और ये दोनों सर्कल और एलिप्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो पूछो। सर ये n क्या पैरामीटर है? एन कोई पैरामीटर है, कोई कांस्टेंट है उस मटेरियल के लिए। ठीक है, इसे चाहें तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे बोल सकते थे, लेकिन वो बोलने का मतलब होता कि C/NE से रिप्रेजेंट कर दें, इसलिए हमने इसे NE को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे नहीं बोला, इसे हमने सिंपली कोई पैरामीटर बोला। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब तो हमने ऑर्डिनरीली यही समझा है कि स्पीड कैन बी गिवन बाय C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वैसे तो दिया नहीं जा रहा, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलते, हम इन दोनों को कोई पैरामीटर बोलते हैं, कोई कांस्टेंट बोलते हैं फॉर दैट मटेरियल। ठीक है, जिस पे डिपेंड करती है VE। सो दीज आर सम पैरामीटर, सम कांस्टेंट्स। जो होती है ऑर्डिनरी लाइट रे की वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे से। वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है मटेरियल पर। ठीक है, अभी हम फिलहाल हमने जो अभी यहाँ पे फिगर बनाया इस सर्कल का और एलिप्स का, इसमें ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड ज्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड कम। इसका रिवर्स भी हो सकता था, रिवर्स होता तो क्या होता कि ये एलिप्स बनता लेकिन एलिप्स बड़ा होता, बाहर की तरफ होता, ये जो सर्कल है सर्कल अंदर होता एलिप्स के। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? तो मटेरियल्स ऐसे भी पॉसिबल हैं जिनमें ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे से ज्यादा होती है, और ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव मटेरियल्स। ठीक है, पॉजिटिव बायरफिंजेंट क्रिस्टल्स। और इसका एक एग्जांपल हो सकता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव बायरफिंजेंट क्रिस्टल्स। ठीक, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, मतलब ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे से कम हो, इस तरह का फिर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट रे के लिए बनेगा सर्कल ही, लेकिन वो सर्कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के एलिप्स के अंदर होगा। ठीक है, और ये दोनों जहां पे टच कर रहे होंगे एक दूसरे को वो ऑप्टिक एक्सिस होगी। इस तरह के मटेरियल्स को, क्रिस्टल्स को बोलते हैं नेगेटिव क्रिस्टल्स, और कैल्साइट इज वन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये दोनों ही मतलब कांस्टेंट रहती है ऑर्डिनरी रे की जो स्पीड है। हाँ, नहीं कांस्टेंट, ये तो सिंपली ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनाया है। ठीक, वो तो कुछ भी हो सकता है, कैल्साइट में वो जो स्पीड होगी हो सकता है अलग हो, जैसे क्वार्ट्ज में ऑर्डिनरी लाइट रे की जो स्पीड थी और कैल्साइट में जो ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड थी वो डिफरेंट है। ठीक, ये तो केवल ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। ठीक, ये ग्राफ केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड कम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड कम है ऑर्डिनरी लाइट रे से। स्पीड कितनी है वो डिफरेंट मैटर है, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ्स केवल रिलेशन शो कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट रे के बीच में, कि किसकी स्पीड ज्यादा है किसकी कम है, नेगेटिव क्रिस्टल है और पॉजिटिव क्रिस्टल है। इस तरह से हमने क्लासिफाई किया है उन क्रिस्टल्स को, बायरफिंजेंट मटेरियल्स को। इनके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, केवल ये दोनों नहीं। ठीक, वो एग्जांपल्स पॉजिटिव क्रिस्टल्स के ये सब हैं, जिंक ऑक्साइड नाम सुना हो, इवन आइस क्यूब्स। ठीक, अगर आइस लें और उसमें से जितनी भी एयर उसमें मिक्स हुई है उसे बाहर कर दें, कैसे? उसे बॉईल करके, हल्की आंच पे बॉईल किया थोड़ी देर तक, उसमें से जितनी भी एयर डिजॉल्व होगी वो सब बाहर आ जाएगी, और अब उसे फ्रीजर में रखकर फ्रीज कर दिया जाए, तो वो जो भी आइस बनेगी वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनेगी। ठीक, जो आइस ट्रांसपेरेंट नहीं होती उसमें अंदर एयर होती है, वो बस एयर के बबल बन जाते हैं इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो वो जो ट्रांसपेरेंट आइस बनेगी वो भी एक पॉजिटिव बायरफिंजेंट क्रिस्टल होता है। मींस उसमें से थ्रू होकर अगर हम किसी मटेरियल को देखें तो वो सिंगल दिखाई नहीं देगा, डबल दिखाई देगा। ठीक, करके देखना, मैंने करके देखा नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना और बताना मुझे हुआ या नहीं। और नेगेटिव क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स हैं टूरमेलिन भी एक बायरफिंजेंट मटेरियल है और वो नेगेटिव क्रिस्टल है, सोडियम नाइट्राइड और भी है इनके अलावा। ठीक है,
इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, अब किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं इस बायरफिंजेंट मटेरियल में, पिछली स्लाइड पर ही रहते हैं, अगर हमारे पास एक बायरफिंजेंट मटेरियल है और उसका हमें यूज भी करना है, तो यूज करने में हमें ध्यान बस इतना देना पड़ेगा कि जो लाइट रे इसमें से प्रोपेगेट कर रही है वो ऑप्टिक एक्सिस में प्रोपेगेट ना करे, बाकी चाहे किसी भी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर ले। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक एक्सिस में अगर प्रोपेगेट किया तो हमारे काम का तो है नहीं, वो सिंपल ग्लास की तरह से बिहेव कर रहे हैं। ठीक, तो अगर ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में हमें इस लाइट रे को, अनपोलर लाइट रे को स्प्लिट कराना है, तो हमें ऑप्टिक एक्सिस को बचाना पड़ेगा बस। और उसे बचाने का एक तरीका है, वो ये कि उस क्रिस्टल को इस तरह से कट करें, उसकी शीट इस तरह से बनाएं कि ऑप्टिक एक्सिस उस शीट के सरफेस पर हो, पैरेलल, सरफेस के पैरेलल हो। तो इस तरह से जो भी लाइट रे इसके अंदर जा रही होगी, मटेरियल के अंदर जा रही होगी, वो ऑप्टिक एक्सिस में तो नहीं हो सकती, और वो हर हालत में ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में स्प्लिट होगी ही होगी। तो इसलिए जब भी हम किसी क्रिस्टल को यूज करने के लिए बनाते हैं तो ऑप्टिक एक्सिस को इस तरह से कट करते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस को उसके सरफेस के अलोंग रखें। ठीक है? अच्छा, अगर सरफेस के अलोंग रखेंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरह का कुछ बनेगा। ये है वो शीट, ठीक, बायरफिंजेंट मटेरियल की, और इसमें ऑप्टिक एक्सिस सरफेस के अलोंग है ये। ठीक है, सरफेस के अलोंग। सो दिस इज अ डायरेक्शन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची हुई हैं ये ऑप्टिक एक्सिस है। तो इनके अलोंग जब लाइट जाएगी तो ये स्प्लिट नहीं होगी, और जाएगी तो इसके अंदर तो पहुंच नहीं रही है, थ्रू तो हो नहीं रही। तो जो भी लाइट रे इसके अंदर थ्रू हो रही होगी वो सब स्प्लिट हो रही होगी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में। चलो, ये जो एग्जांपल है इसमें ऑर्डिनरी लाइट रे का जो सर्कल है, हाफ सर्कल, वो ये बन रहा है। ठीक, मतलब यहाँ से मूव करते हुए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे आगे बढ़ेगी वो तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, और उतनी ही देर में ऑर्डिनरी लाइट रे यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाएगी बस। तो ये कैसा क्रिस्टल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कौन बताएगा? नेगेटिव सर। नेगेटिव क्रिस्टल। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से यहाँ तक आई, सेम वो स्पीड दोनों की अलग अलग है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम ऑर्डिनरी लाइट रे ने लिया है उतनी देर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे ने इस क्रिस्टल को कवर कर दिया है, से पार कर लिया है। तो मतलब जब ये ऑर्डिनरी लाइट रे यहाँ से बाहर निकलेगी तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे तो बहुत ज्यादा आगे पहुंच गई होगी, मतलब उन दोनों में एक पाथ डिफरेंस आ चुका होगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं। ठीक, अब होगा क्या उस पाथ डिफरेंस का, वो ये कि ये दोनों तो पोलराइज थे। अगर पोलराइज थे तो ऑर्डिनरी लाइट रे जिस डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस थे, सपोज इस प्लेन के परपेंडिकुलर थे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के वाइब्रेशंस इस प्लेन के पैरेलल होंगे। ठीक, और जब ये दोनों बाहर आएंगी तो अगर सेम फेज में सेम पाथ डिफरेंस ही बाहर आती तो उनसे नॉर्मल जो पहले वाली अनपोलर लाइट रे थी वही बन जाती। ठीक, लेकिन अब जब ये बाहर आएंगी तो दोनों में कोई पाथ डिफरेंस होगा। अब हमारे पास दो लाइट रेज, दो पोलराइज्ड लाइट रेज होंगी जिनके वाइब्रेशंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। ठीक, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था लीनियर पोलराइजेशन, ऑप्टिकल और वो सर्कुलर और इलिप्टिकल पोलराइजेशन के केस में, कि दो लाइट रे जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हों, ठीक, जिनके वाइब्रेशंस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हों, तब क्या होगा, अगर दोनों में फेज डिफरेंस 0 हो तो हमें प्लेन पोलर लाइट रे ही मिल जाएगी। अगर दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का हो तो हमें सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल वेव मिलती। ठीक है, तो बस यही है तरीका, वो जो मुझसे किसी ने पूछा था कि ऐसा कैसे होगा, एक ही सोर्स से कैसे निकलेंगे, तो दिस इज द वे जिससे एक ही सोर्स से हम इस तरह की दोनों लाइट रेज को बाहर निकाल सकते हैं जिनके वाइब्रेशन, सिलेक्टिव वेक्टर के वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इवन उनके फेज डिफरेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं पाथ डिफरेंस के थ्रू। ठीक, तो अब क्या होगा, जब ये बाहर आएंगी तो दोनों में पाथ डिफरेंस होगा, और वो पाथ डिफरेंस डिपेंड इस बात पे करेगा कि इस प्लेट की थिकनेस क्या है। ठीक, तो थिकनेस को टेलर करके हम फेज डिफरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हम जो चाहें, जैसी चाहें वैसी लाइट रे यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट रे भी फाइंड कर सकते हैं, एलिप्टिकली पोलर लाइट रे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे फाइंड, वो अभी हमें देखना है, और हमें ये मालूम करना है कि अगर इस प्लेट की थिकनेस T हो तो पाथ डिफरेंस कितना आता है। ठीक है,
और इस तरह की जो प्लेट्स हैं जिनसे हमें कोई फेज डिफरेंस क्रिएट करना होता है, इस तरह की प्लेट्स को हम बोलते हैं फेज रिटार्डेशन प्लेट्स, जिसमें इन दोनों लाइट रेज के फेज में एक रिटार्डेशन आ जाता है। ठीक, किसी की फेज पीछे रह जाती है, किसी की फेज आगे हो जाती है। सो दोज टाइप ऑफ प्लेट्स आर नोन एज फेज रिटार्डेशन प्लेट्स, और डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पर कि उनका पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर उनका बीच के पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ तो ऐसी प्लेट को हम बोलते हैं फुल वेव प्लेट, और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ तो हम बोलते हैं हाफ वेव प्लेट, और लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस हुआ तो बोलते हैं क्वार्टर वेव प्लेट। लैम्डा बाई 4 के पाथ डिफरेंस का मतलब है पाई बाई 2 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, और इसका मतलब है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, और इसका मतलब है कोई फेज डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो इस तरह की प्लेट्स को हम इन तीनों में डिवाइड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनमें थिकनेस कितनी कितनी होती है। अभी तो टाइम हमारा हो रहा है। ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.